हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर यू बजिंग। मैं मोहित अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूं इस नई सीरीज़ में जो कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग पे है। तो आज का हमारा वीडियो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है कि आज डेटा साइंस के एस्पिरेंट किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। दूसरा पार्ट डील करता है कि डेटा साइंस इंटरव्यूज़ में एक्सपेक्टेशन क्या होती है और रियलिटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट किसको बोला जाता है। और तीसरा पार्ट कवर करता है कि इस कोर्स में ऐसा क्या डिफरेंट है जो बाकी कोर्सेस में नहीं है और हम लोग ऐसा क्या नया ला रहे हैं जिससे आप लोग इस वीडियोज़ को देखें। तो पहले मैं डायरेक्टली जंप करूंगा पहले सेक्शन पे, जो कि है आज के डेटा साइंस एस्पिरेंट्स किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। मेरे करियर में मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट मोटिवेशन जानने के लिए कि आजकल डेटा साइंटिस्ट कौन बनना चाहता है, किस टाइप के स्टूडेंट बनना चाहते हैं। मैंने 5 हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। टाइप 1 के स्टूडेंट्स वो होते हैं या फिर एस्पिरेंट वो होते हैं जो कि सोचते हैं कि मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। टाइप 2 के लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती है। टाइप 3 के स्टूडेंट्स ऐसे मिले मेरे को जो सोचते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स चाहिए और जो टॉपर होता है वही कर सकता है जिसके मैथ्स में अच्छे ग्रेड्स आए हों। चौथे टाइप के लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि बहुत हाई पैकेज मिलता है, पेमेंट बहुत ज़्यादा होता है डेटा साइंटिस्ट का। और आखिरी टाइप के स्टूडेंट्स वो होते हैं जो सोचते हैं कि ओनली डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ही फ्यूचर है और बाकी कोई चीज की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी फ्यूचर में। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि किसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो चलिए सबसे पहले टाइप 1 को देखेंगे कि नो मैथ्स रिक्वायर्ड। ओके, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझाऊंगा। 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट करने हैं और उनका एवरेज निकालना है। तो 5 स्टूडेंट्स अपने मार्क्स एंटर करेंगे। 10 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज निकालना जैसे आप लोगों को पता होगा कि सम ऑफ ऑल मार्क्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 590 डिवाइडेड बाय 5 तो 118। तो एक इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पे कि आपकी एवरेज जो आपको मिला है वो 100 के ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 100 होते हैं। तो 118 एवरेज इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे गलती कहाँ है आप लोग देख के आराम से जान जाएंगे कि गलती यहाँ पे है जहाँ पे डेटा 500 एंटर हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स अपने डेटा दे रहे हैं वो कुछ भी दे सकते हैं। तो क्योंकि एक छोटा डेटा सेट है तो हम देख के बता सकते हैं कि 500 गलत नंबर है। लेकिन जब डेटा सेट बहुत बड़ा होगा, जब 1 GB 2 GB की फाइल में डेटा होगा, तो आप देख के नहीं बता सकते हर एक नंबर को कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो जो नंबर्स एक्चुअल सीक्वेंस से बहुत दूर होते हैं उनको आउटलायर कहा जाता है, क्योंकि एक्चुअल सीक्वेंस के वैल्यूज जो होंगे वो 1 से 100 तक होंगे, बट हमारा जो एंटर्ड वैल्यू है वो 500 है जो कि एक्चुअल नंबर से बहुत दूर है। तो उसको हम बोलते हैं आउटलायर। अभी इंटरेस्टिंग चीज जानने की ये है कि एवरेज निकालने के लिए मैथमेटिक्स का नॉलेज चाहिए। अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं पता होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं तो आप ये नंबर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये आउटलायर फाइंड करने के लिए हमको मैथमेटिक्स के एक सिंपल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना चाहिए जो कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इससे हमारा क्लियर हो गया कि मैथमेटिक्स की तो जरूरत है। तो इस टाइप के लोग गलत सोचते हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के लोगों पे कि नो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड। अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक फाइल है और मेरे फाइल में 1 लाख स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं और मुझे उसका फाइंड करना है कि कितने बच्चों ने 60% से ज्यादा मार्क्स रखे हैं। तो अभी हमको क्या करना होगा, आइदर फाइल को रीड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करना है, फाइंड करना है कि 60% से ज्यादा कितने बच्चों ने रखे हैं, फर्स्ट डिवीजन कौन कौन आया है, और उसके बाद उसको स्टोर करना वापस रिजल्ट को, राइट। तो फाइल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको हर एक वैल्यूज को निकाल के एक एरे या लिंक लिस्ट या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना पड़ेगा। फिर 60% मार्क्स जिसके आए हैं 60% से ज्यादा, उन वैल्यूज को कैलकुलेट करके फिर आपको स्टोर करना पड़ेगा और अलग डेटा स्ट्रक्चर में, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर में। तो इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए। तो इस सेक्शन के लोग भी गलत सोचते हैं। ये 2 एग्जाम्पल बेसिकली आपको इसलिए कब मैं बता रहा हूं क्योंकि डेटा साइंटिस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है डेटा से डील करना, और डेटा कैसा भी हो सकता है। कोई आपको इस टाइप से भी डेटा दे सकता है, कोई फाइल से भी दे सकता है। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज चाहिए और मैथमेटिक्स की भी नॉलेज चाहिए। थर्ड टाइप के लोग सोचते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और कॉम्प्लेक्स मैथ्स बहुत रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो आदमी e⁻(x⁻2⁻2x-7-2) इस वैल्यू को जो देख के नहीं बता सकता, फॉर एग्जाम्पल -∞ to ∞,
वो एक डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकता। एक्चुअली इस टाइप के लोग गलत सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स कभी रियल लाइफ में जरूरत नहीं पड़ता है। जितना भी आप डेटा साइंस नंबर से डील करेंगे वो बेसिक्स मैथ से डील करता है, डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन, बहुत बेसिक इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है या स्लोप निकालना है तो उस डिटेल्स, तो बेसिकली बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डीप अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है। चौथे टाइप के लोग जो सोचते हैं कि हाई पैकेज मिलता है। अब हम लोग एक बात मान लेते हैं कि चलिए डेटा साइंटिस्ट को सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ज्यादा पैसा मिलता है, हम एज्यूम कर रहे हैं इस चीज को। बट अब मैं दो केस रखूंगा। पहला कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ही अच्छा है, उसके एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं, उसका स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा ग्रेड्स के साथ अवेलेबल है। और एक डेटा साइंटिस्ट है जिसको डेटा के बारे में पता नहीं है, मैथ्स के बारे में पता नहीं है, प्रोग्रामिंग नहीं आता। तो अब आप एक बात बताइए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज्यादा डिमांड होगी स्किल्स की या फिर डेटा साइंटिस्ट की? आराम से बता सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज्यादा डिमांड होगी। उसकी डिमांड होती है जो स्किल्स में बहुत अच्छा होता है। तो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट को अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, बट एक खराब डेटा साइंटिस्ट को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपैरिजन का फैक्टर और हाई पैकेज का फैक्टर तभी आता है जब आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट हो। अच्छा डेटा साइंटिस्ट होने के बाद ही हम पैकेज बोल सकते हैं, अदरवाइज ये फैक्टर रॉन्ग है कि हर डेटा साइंटिस्ट को हाई पे होता है, हाई पेइंग जॉब मिलता है। ये गलत थॉट है। टाइप 5 जो लास्ट टाइप के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ही फ्यूचर है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा फ्यूचर में। तो इस टाइप के लोग भी गलत सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग सब यूज करते हैं, लाइनक्स यूज करते हैं या फिर विंडोज यूज करते हैं। हर चीज में मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल हम वेबसाइट डिजाइन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, हर चीज की रिक्वायरमेंट इक्वली रहेगी, बट अच्छे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी। अगर आप अच्छे नहीं हैं कोई भी फील्ड में तो फिर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट को क्या क्या रिक्वायर्ड स्किल्स होती है और लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट पार्ट में उस चीज को कवर करेंगे। तो अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए या फिर डेटा साइंस के इंटरव्यूज में एक्सपेक्टेशन क्या होती है। तो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या फिर डीप लर्निंग के इंटरव्यूज में एक्सपेक्टेशन तीन टाइप की होती है। पहली होती है कि आपकी बेसिक्स कितनी स्ट्रांग है, दूसरी होती है कि आप प्रोजेक्ट और प्रोग्रामिंग में कितना एक्सपीरियंस है, और रिसर्च में कितना एक्सपीरियंस है। तो अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। तो पहला चीज है कि बेसिक्स। तो बेसिक्स तीन चीजों को कवर करती है। एक होता है व्हाट फैक्टर, दूसरा होता है व्हाई फैक्टर और तीसरा होता है हाउ फैक्टर। व्हाट डील करता है कि आपको टॉपिक्स के बारे में कितना नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में डिफरेंस क्या है? आपको पता है क्या कि ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग में क्या डिफरेंस है? डेटा माइनिंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है? क्योंकि हम दोनों में ही स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। तो क्या डिफरेंट बनाता है दोनों को? डेटा वेयरहाउस और डेटा लेक में क्या डिफरेंस है? जब दोनों स्टोर करते हैं डेटा को तो डिफरेंट क्या है दोनों में? L2 और L1 रेगुलराइजेशन के बीच डिफरेंस क्या है? तो ये सब टॉपिक्स आपके बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं कि आप चीजों को टॉपिक वाइज समझते हैं कि नहीं। दूसरा एस्पेक्ट जो कवर करता है वो होता है व्हाई। व्हाई ज्यादा डेप्थ और इंट्यूशन बेस्ड होता है। तो वो समझने की कोशिश करता है कि आपकी कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है चीजों को लेकर। तो एक होता है पूलिंग। पूलिंग एक कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई पूलिंग इज रिक्वायर्ड, क्यों जरूरत है उसकी। सेकंड होता है रेलू, क्यों जरूरत पड़ता है सिग्मॉइड फंक्शन के। ये दोनों एक एक्टिवेशन फंक्शन है डीप लर्निंग में। तो रेलू को क्यों प्रीफर किया जाता है? वाई मीन स्क्वायर एरर। तो एरर दो टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे y माइनस वाई हैट का स्क्वायर, हम ऐसे भी एरर निकाल सकते हैं। और दूसरा टाइप होता है मॉड ऑफ y माइनस वाई डैश। तो इसको क्यों प्रीफर किया जाता है ओवर दिस? तो इस टाइप के क्वेश्चन, वाई मीन स्क्वायर एरर, वाई रेगुलराइजेशन, रेगुलेशन की जरूरत क्या है और क्यों जरूरत पड़ता है, अगर नहीं यूज करेंगे तो क्या होगा, ड्रॉप आउट क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, मतलब क्यों होता है। तो ये वाई एस्पेक्ट बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। तीसरा एस्पेक्ट होता है हाउ। तो ये दिखाता है कि आपने एक्चुअल रियल लाइफ में उसको यूज किया है कि नहीं किया है, और किया है तो कैसे किया है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू रिमूव आउटलायर, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था एवरेज निकालने का, उसमें 500 एक आउटलायर था। तो उसको स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे रिमूव करें, तो हाउ टू रिमूव दैट। तो देयर आर सम कॉन्सेप्ट, इंटरक्वार्टाइल रेंज और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमको यूज करना पड़ता है। तो ये हाउ के आंसर तभी आप दे सकते हैं जब रियल लाइफ में चीजों को यूज किए होंगे। विच एल्गोरिदम इज इंपॉर्टेंट, जैसे आपको क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं मशीन लर्निंग में। तो आपको बहुत सारे एल्गोरिदम अवेलेबल होते हैं, तो मैं उसमें से कौन सा यूज करूं, एंड हाउ टू चूज, कौन सा को चूज करना वो कैसे पता चलेगा, तो वो हाउ में आता है।
हाउ टू एनालाइज फीचर्स, तो कौन से अच्छे फीचर्स हैं मशीन लर्निंग के, कौन से खराब फीचर्स हैं। अगर आप अभी नए हैं मशीन लर्निंग में, आपको फीचर समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो ऑलरेडी मशीन लर्निंग टॉपिक्स कर चुके हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डीप है समझने के लिए। हाउ टू यूज ट्रांसफर लर्निंग, तो ट्रांसफर लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का, तो हाउ टू यूज दैट और कैसे यूज करें। हम समझ गए हैं कि ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, व्हाट समझ गए हैं, व्हाई यूज करते हैं वो भी समझ गए, बट हाउ कैसे यूज करेंगे, कौन से लेयर पे यूज करेंगे, ये सारी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक डेटा साइंस इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। तो बेसिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसको क्लियर नहीं है तो आप क्वालिफाई भी करना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि होता है प्रोजेक्ट और प्रोग्रामिंग का। तो ये क्या चीजों को कवर करता है, तो बेसिकली ये कवर ऐसे करता है कि जैसे ये सब चीज आप समझ गए हैं, बट आपने उसको रियल लाइफ में कोई प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट किया है क्या। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया और ये कॉन्सेप्ट्स को यूज किया, वो उसका स्ट्रेंथ दिखाता है कि आपको इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है और आपने रियल लाइफ में चीजों को यूज किया है। और लास्ट होता है रिसर्च। रिसर्च एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी फील्ड के लिए। अगर आप जावा डेवलपर हैं, आप C++ डेवलपर हैं, आप वेब डेवलपर हैं, तो आप रिसर्च मतलब बस ये नहीं होता कि पब्लिश करना। रिसर्च मतलब वो होता है कि लेटेस्ट चीज़ों का नॉलेज होना। तो आप लेटेस्ट चीज़ें जानते हैं कि जावा 8 से जावा 9 में कौन से अच्छे फीचर्स आए, C++ में नए कौन से स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस हुए। उसी तरह डेटा साइंस में भी कौन से नए एल्गोरिदम्स, कौन से नए मॉडल्स, कौन सा नया पब्लिकेशन, कौन सा नया टेक्निक। तो बहुत सारे नए नए रिसर्च अलग अलग फील्ड में होते हैं, जैसे ऑप्टिमाइजेशन कौन सा नया है। तो ये सब का नॉलेज अगर आपको है तो आप और बेटर प्रूफ कर पाएंगे अपने आप को, और आपको चीजों का बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो रिसर्च डेफिनेटली, अगर आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं डेटा साइंस के पोजीशन के लिए, तो रिसर्च इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑलवेज, ये ऑप्शनल होता है। बट अगर आपको रिसर्च की नॉलेज है तो आपको अपर हैंड दिया जाता है। कुछ कंपनीज जो कि रिसर्च पे काम करते हैं तो डेफिनेटली उनको ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ आपने कुछ पब्लिश किया है क्या, पब्लिशिंग पेपर्स, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है अभी देख के ये सब। बट दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। मतलब अगर आपको बहुत सारे कोर्स ये बता रहे हैं कि मैथ्स की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कोर्स ये बता रहे हैं कि प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, तो डेफिनेटली वो गलत बता रहे हैं। तो आपको समझना है ये तीनों एस्पेक्ट को एक अच्छा डेटा साइंस इंजीनियर बनने के लिए और एक बड़े डेटा साइंस कोई कंपनी की इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो ये तीन एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे मैंने बोला। अब हम जानेंगे कि बेसिकली डिफरेंट क्या है। अगर कोर्सेज, तो आपने बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी किए होंगे, और मैं भी अपने जब अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल पे मशीन लर्निंग पे काम करना शुरू किया था तो मैंने भी बहुत सारे कोर्सेज देखे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये मैंने फेस किया कि कुछ कोर्सेज बोलते थे मैथ्स की जरूरत है, कुछ कोर्सेज बोलते मैथ्स की जरूरत नहीं है, कुछ कोर्सेज बोलते थे प्रोग्रामिंग बहुत जरूरत है, कुछ बोलते थे पाइथन की लाइब्रेरीज यूज कर लो। ये सब से मैं पूरा कंफ्यूज हो गया था। तो हमारा कोर्स इस पर्सपेक्टिव में है कि वो आपको इंटरव्यू के हिसाब से भी पढ़ाएगा। वो सिर्फ बेसिक्स कवर नहीं करेगा, बेसिक्स कवर करने के बाद उस चीजों को कैसे करके इंटरव्यू में यूज किया जाता है, कैसे करके पूछा जाता है और कैसे हम इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, उस एस्पेक्ट को भी देखा जाएगा। डेफिनेटली ये कोर्स अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं 100% आपको बोल रहा हूं कि आप कोई भी डेटा साइंस के इंटरव्यूज को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप इस कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज हमको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करें और मिल के चलिए डेटा साइंस को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू।